चलो बेटा, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ये फाउंडेशन लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट 1 का रिवीजन कर रहे हैं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर आपने कहा एग्रीमेंट क्या होता है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 3 तरीके के होते हैं, डोमेस्टिक, सोशल और कमर्शियल। इन केस ऑफ डोमेस्टिक एंड सोशल एग्रीमेंट, पार्टी का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं होता, इसलिए डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। फिर एज पर सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कुछ एसेंशियल्स थे। एग्रीमेंट होना चाहिए था, पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए थी, फ्री कंसेंट होना चाहिए था, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। फिर आपने क्लासिफिकेशन किया, टाइप देखा कॉन्ट्रैक्ट का, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, ई कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल, बाइलेटरल हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वैलिड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट और अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये बातें हम लोग कर चुके थे। आज की क्लास में हमें अब ऑफर क्या होता है, ऑफर के वैलिड होने के लीगल रूल्स, टाइप्स ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस के वैलिड रूल्स, और कैसे ये कम्युनिकेट होते हैं ऑफर एक्सेप्टेंस, और कैसे लैप्स होते हैं। इतनी बातें अगर हम पढ़ लें तो हमारा यूनिट 1 विल बी कंप्लीटेड। तो चलिए अपने रिवीजन को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले ऑफर प्रपोजल होता क्या है, तो सबसे पहले आप एक बार पढ़िए, फिर हम समझाएंगे आपको कहानी। एक बार आप डेफिनेशन को रीड करें, कहानी तो हम सुनाएंगे। पढ़िए। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. He is said to make a proposal. पढ़ लिया बेटा तुमने? क्या समझे? जब कोई एक व्यक्ति, when one person, जब कोई एक व्यक्ति
व्हेन वन पर्सन, जब कोई व्यक्ति सिग्निफाइज करे, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे के सामने अपनी इच्छा जाहिर करे, इच्छा किसी काम को करने की, टू डू, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, नहीं करने की हो सकती है। मैंने क्यों अपनी इच्छा आपके सामने रखी? विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, आपकी मर्जी, आपकी सहमति, आपका एसेंट, आपका कंसेंट जानने के लिए। जैसे मैंने कहा कि हम अपनी कार आपको बेचना चाहते हैं 2 लाख रुपए में, क्या आप कार खरीदेंगे मुझसे? तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि कार आपको बेचना चाहते हैं, और आपसे पूछा कि क्या आप कार खरीदोगे? आपका एसेंट, आपकी मर्जी, आपकी सहमति लेने के लिए। क्योंकि हम कितना भी कार बेचना चाहें, अगर आप कार खरीदना नहीं चाहोगे तो कार बिकेगा कैसे? तो जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे के सामने अपनी इच्छा जाहिर करे, किसी काम को करने की या न करने की, सामने वाले का एसेंट, सामने वाले का कंसेंट, सामने वाले की मर्जी, सामने वाले की सहमति लेने के लिए, तो व्यक्ति क्या कर रहा है? ऑफर या प्रपोजल। जो ऑफर करता है उसको ऑफरर बोलते हैं, जिसको ऑफर किया जाता है उसको ऑफरी बोलते हैं। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो प्रॉमिस बन जाएगा, और ऑफरर प्रॉमिसर बन जाएगा, और ऑफरी प्रॉमिसी बन जाएगा। तो क्या बोला इसने कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। यानी ये क्या जरूरी है, एसेंशियल क्या है प्रपोजल के लिए? द पर्सन मेकिंग प्रपोजल, जो व्यक्ति प्रपोजल करेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉमिसर, ऑफरर। द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस, जो ऑफर कर रहा है वो अपनी विलिंगनेस जाहिर करेगा किसी काम को करने की या नहीं करने की, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। The willingness must be expressed, willingness क्यों इच्छा जाहिर कर रहे हैं? With a view to obtain the assent of other party to whom offer is made, जिसे ऑफर किया है उसकी मर्जी, उसकी सहमति, उसका कंसेंट लेने के लिए। ऑफर पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव। जैसे मैंने कहा कि अपनी कार आपको बेचना चाहते हैं, टू डू समथिंग, पॉजिटिव ऑफर था। हम ये भी ऑफर कर सकते हैं कि आपने मेरी गाड़ी को धक्का मार दिया, मैं केस नहीं करूंगा अगर आप मेरी गाड़ी का रिपेयर करा दें, और मुझे जो चोट लगी है अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट मेरा करा दें, तो हम आपके अगेंस्ट केस नहीं करेंगे, नॉट टू डू। या आप अगर कंपटीशन, मैं भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, आप भी, आप अगर डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं आपको 5000 रुपीज दूंगा। तो ऑफर किसी काम को करने, कार बेचने का, टू डू समथिंग था, नहीं करेंगे तो नॉट टू डू समथिंग भी हो सकता है। मतलब ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। हमेशा इस व्यू से करना है कि सामने वाले का कंसेंट, उसकी मर्जी, उसकी सहमति लेनी है। ऑफर, काइंड ऑफ ऑफर, हाउ मेड, कैसे किया है ऑफर? When offer is made by use of words may be oral or written, it is known as express. When offer is made other than by use of words, मतलब by action, by conduct, डीटीसी की बसें चल रही है, implied offer, implied। To whom made, किसको ऑफर किया? When offer is made to public at large, when offer is made to a general public, it is known as general offer. When offer is made to a particular person, a specific person, definite person, then it is known as a specific offer। कैसे किया, किसको किया ऑफर?
रविशंकर मंडल जी, आपकी क्वेरी है कि मैम हिंदी मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हिंदी मीडियम से हैं तो अभी आपको जो ऑल इंडिया लेवल पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत सारे टीचर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। मीडियम का फर्क आपको दिखेगा इकोनॉमिक्स और लॉ में, लेकिन आप अगर समझ रहे हैं सब्जेक्ट को, जैसे अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो लिखा हुआ इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको समझा हिंदी में रहे, तो अगर आप इसको हिंदी में समझ के और ऐसे लिखा जाता है अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। समझने में दिक्कत होती है तो सुनिए, उसके बाद देखिए काइंड ऑफ ऑफर, कितने टाइप का ऑफर होता है, हाउ मेड, कैसे किया है ऑफर, ऑफर कैसे किया गया इसके आधार पे ऑफर एक्सप्रेस इंप्लाइड हो सकता है, टू हुम, किसको ऑफर कर रहे हैं उसके आधार पे जनरल स्पेसिफिक हो सकता है। तो समझते समय समझें और उसके बाद उसको लिख के प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा बेटा। हेलो शॉर्ट जोन 994, ये क्या क्या नाम से आप, आपका नाम तो ये नहीं होगा बेटा, किस किस नाम से आप लोग जो है चैटिंग वगैरह करते हैं ना, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। पढ़िए समझिए, समझ के लिखिए, लिख के याद कीजिए। जो सब्जेक्ट मीडियम का दिक्कत नहीं देंगे वो मैथ्स और अकाउंट्स हैं, और जहां आपको मीडियम का दिक्कत हो सकता है वो इको और लॉ है। इको में फिर भी बेटा पढ़ने के बाद एमसीक्यू है तो वो थोड़ा आसान है, लॉ में सब्जेक्टिव है तो लिखना ही पड़ेगा, लिखने के याद कर करके और लिखने की प्रैक्टिस करनी ही होगी बेटा, मेहनत कीजिएगा हो जाएगा। कुछ नहीं रखा है, पर सीए बनने के बाद नाम लिखना होगा अपना, शॉर्ट जोन थोड़ी लिख सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हाउ, कैसे ऑफर किया, व्हेन ऑफर इज मेड बाय यूज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स में बी ओरल और रिटन, तो इसको बोलेंगे एक्सप्रेस। शब्दों के माध्यम से ना करें ऑफर तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड बाय एक्शन और कंडक्ट। डीटीसी की बस चल रही है, इम्प्लाइड ऑफर है। बैंक खुले हुए हैं, इम्प्लाइड ऑफर है। दुकानें खुली हुई है, इम्प्लाइड ऑफर है, जाइए सामान खरीदिए पैसे दीजिए। किसको कर रहे हैं, व्हेन ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, जब पब्लिक एट लार्ज को, जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं तो इसको बोलते हैं जनरल। व्हेन ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन तो उसको बोलेंगे डेफिनेट, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, स्पेशल ऑफर। ऑफर को क्लासिफाई कीजिए कितने टाइप्स के होते हैं। ऑफर हो सकता है जनरल, ऑफर हो सकता है, ऑफर हो सकता है जनरल, ऑफर हो सकता है स्पेशल, ऑफर हो सकता है काउंटर, ऑफर हो सकता है क्रॉस, और ऑफर हो सकता है स्टैंडिंग। ऑफर हो सकता है जनरल, ऑफर हो सकता है स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग। जनरल ऑफर, when offer is made to public at large,
when an offer is made to public at large or to a general public and anyone can accept and do the desired act until the general offer is withdrawn, it can be accepted by anyone. ऑफर जनरल है, आपने कहा मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, जिसको भी कार खरीदना है मुझे कम्युनिकेट कीजिए। ऑफर किसको किया मैंने? पब्लिक एट लार्ज को। कोई भी इस जनरल पब्लिक से ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ये ऑफर खुला हुआ है, मैंने क्लोज नहीं किया है, ऑफर करके छोड़ दिया, तो ये कंटिन्यूइंग ऑफर है और कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मैंने ऑफर वापस नहीं लिया, ओपन ऑफर है, कंटिन्यूइंग ऑफर है, जनरल पब्लिक का कोई भी मेंबर ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। केस लो एक हुआ था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का। यहाँ पे कार्बोलिक स्मोक बॉल नाम की एक कंपनी है बर्मा बेटा फार्मास्यूटिकल, उसने एक जनरल ऑफर किया कि जो कोई भी हमारे स्मोक बॉल को खरीदेगा और हमने जो भी डायरेक्शन दिया है कि उसको कैसे यूज करना है वैसे यूज करेगा, और जिस किसी को भी इन्फ्लुएंजा हो जाएगा उसे हम कॉम्पनसेट करेंगे, उसे हम रिवॉर्ड देंगे। मिसेस कार्लिल जो कि इसी आम जनता की एक मेंबर है, उन्होंने स्मोक बॉल खरीदा और उसको एज पर द डायरेक्शन ऑफ कंपनी यूज किया और उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। तो वो गई कंपनी के पास और उन्होंने कंपनी को बताया कि मैंने एज पर द डायरेक्शन स्मोक बॉल को यूज किया और मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो मुझे रिवॉर्ड चाहिए। कंपनी ने मना कर दिया, तो कार्लिल ने केस कर दिया। तो केस लॉ बना कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। केस लॉ को कैसे पढ़ते हैं? पहला नाम होता है प्लेंटिफ का, ये बड़े दुखी हैं, अग्रीव्ड पार्टी हैं। प्लेंटिफ का मतलब होता है दुखी आत्मा, जो दुखी है। कार्लिल ने केस कर दिया कार्बोलिक, इसको बोलते हैं डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का मतलब होता है दुष्ट आत्मा। प्लेंटिफ मतलब अग्रीव्ड पार्टी, दुखी है। डिफेंडेंट मतलब दुष्ट आत्मा। उनपे केस कर दिया कार्लिल ने। कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने कहा कि भैया ऑफर वाज द जनरल ऑफर and Mrs. Carlil is one of the member of general public and she can accept the offer and communication of acceptance of general offer as well is not necessary at all। मतलब ऑफर जनरल था, कार्लिल जनरल पब्लिक की एक मेंबर है इसलिए उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट किया, और जब आप जनरल ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कराने की भी जरूरत नहीं है, केवल टर्म्स कंडीशन को पूरा कर लीजिए, ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि भैया एज पर द डायरेक्शन स्मोक बॉल यूज किया गया, इन्फ्लुएंजा हुआ, आपको तो देना पड़ेगा रिवॉर्ड, और इस तरीके से कार्बोलिक स्मोक बॉल को रिवॉर्ड देना पड़ा। दूसरा आगे बढ़िए, स्पेशल ऑफर। When an offer is made to a specific, a certain particular definite person, बोल रहे भैया मिस्टर रमेश, मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, क्या मुझसे कार खरीदेंगे? तो यहाँ ऑफर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हुआ है, स्पेसिफिक व्यक्ति को हुआ है, ए सर्टेन व्यक्ति को हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। तो ऐसा ऑफर एक्सेप्ट कौन करेगा बेटा? जिसको ऑफर किया गया है। It can be accepted only by that specified person to whom the offer has been made। जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया है, मैंने कहा भैया मिस्टर रमेश आप कार खरीदेंगे, तो ऑफर एक्सेप्ट कौन कर सकता है? मिस्टर रमेश। तो ऑफर एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है बेटा? मिस्टर रमेश।
ऑफर किया गया है डेफिनिट पर्सन को, तो एक्सेप्टेंस भी उसी पर्सन के द्वारा होगा। सर्टेन मतलब डेफिनिट, स्पेसिफिक। सर्टेन मतलब डेफिनिट व्यक्ति, आपने रमेश का नाम बोल दिया तो सर्टेन हो गया। लास्ट टू लास्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे बेटा एसेंशियल, वहां पे भी तो मैंने बातें की है सर्टेनिटी की। डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिग्युअस नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तेल लेने जा गए थे तो आपको बताना था कि भैया मस्टर्ड ऑयल लेने आए हैं कि कोकोनट लेने आए हैं कि केरोसिन। दुकान में जाके बोलना नहीं था कि तेल लेने आए हैं। फाउंडेशन करने आए हैं तो बेटा बताइएगा ना कि सीए फाउंडेशन करने आए हैं कि सीएमए फाउंडेशन करने आए हैं कि सीएसईटी देने आए हैं। नहीं तो आपको तो यहाँ पे किसी क्लासरूम में जाके ये पैम्पलेट वाले भैया बैठा देंगे, बोलेंगे हर जगह ज्ञान बंट रहा है, ले लो। आगे बढ़िए। यहाँ भी एक इट कैन बी एक्सेप्टेड, specific offer can be accepted only by that specified person। केस हुआ बाउटेन वर्सेस जोन्स का। तीसरा है काउंटर ऑफर। मैंने आपको कहा कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, क्या आप कार खरीदेंगे? आपने कहा हाँ मैं कार खरीदूंगा, लेकिन 2 लाख में नहीं, 1 लाख। आपने एक्सेप्टेंस तो दिया, लेकिन एक्सेप्टेंस करते समय क्या लगा दिया बेटा? कंडीशन। काउंटर ऑफर when offering offers to qualified acceptance, जब ऑफरिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे, मतलब एक्सेप्टेंस में क्या लगा के बात करें? कंडीशन। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन वेरिएशन इन द टर्म ऑफ ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर में आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, तो इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या हुआ? रिजेक्शन कर दिया। क्या हमने रिजेक्शन कर दिया ओरिजिनल ऑफर का और उसकी जगह एक नया ऑफर रख दिया, इसलिए इसको कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है। मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी कार आपको 2 लाख में बेचना चाहता हूं, क्या आप कार खरीदेंगे? आपने एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगा दिया, क्वालिफिकेशन। आपने कहा हाँ कार खरीदूंगा, लेकिन 1 लाख रुपए में। तो जब ऑफर करे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, तो इसको काउंटर ऑफर बोलते हैं। काउंटर ऑफर का मतलब है कि हमारा ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया, उसकी जगह आपने नया ऑफर किया है मुझे। नेक्स्ट बेटा क्रॉस ऑफर। क्रॉस, दोनों एक दूसरे को ऑफर करेंगे एक समय में, कोई किसी की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर when two parties exchange identical offer in ignorance at the time of each other's offers are called cross offer। जब दो लोग एक दूसरे को एकदम सेम आइडेंटिकल ऑफर कर रहे हैं एक ही समय में, कोई किसी की बातों पे नहीं ध्यान दे रहे, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, कौन क्या बोलता नहीं सुनते, बस अपना अपना बात बोल रहा है, क्रॉस ऑफर। जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा हम अपनी कार आपको बेचना चाहते हैं 2 लाख में, आपने कहा कि मैम मैं आपसे कार खरीदना चाहता हूँ 2 लाख में। दोनों बोल तो सेम आइडेंटिकल बात, दोनों एक समय में एक जैसा एक दूसरे को बोल रहे हैं, कोई किसी की बात को सुन नहीं रहा है, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, मैंने आपसे कहा कि अपनी कार बेचेंगे 2 लाख में बेचना चाहते हैं, आपने कहा कि मैम मैं आपसे आपकी कार 2 लाख में खरीदना चाहता हूं। आइडेंटिकल ऑफर, मैंने जो आपको बोला वही आप भी बोल रहे हैं, एक समय में ही बोल रहे हैं। इन इग्नोरेंस, कोई किसी की बातों को सुन नहीं रहा, दोनों बस बोले जा रहे हैं,
क्रॉस ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर मतलब ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर, एन ऑफर which is allowed to repay women, ओपन है भैया, फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टैंडिंग ऑफर। हमने न्यूज़पेपर वाले को बोला भैया कल से न्यूज़पेपर देना, कब तक देगा? देते रहेगा देते रहेगा देते रहेगा जब तक कि मना ना कर दे। ओपन ऑफर, ओपन ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर। ऑफर जो ओपन है एक्सेप्टेंस के लिए। ये थे टाइप्स ऑफ ऑफर बेटा। ऑफर हो सकता है जनरल, ऑफर हो सकता है स्पेशल, ऑफर हो सकता है क्रॉस, ऑफर हो सकता है काउंटर, ऑफर हो सकता है स्टैंडिंग, ऑफर हो सकता है एक्सप्रेस, ऑफर हो सकता है इम्प्लाइड। ऑफर के टाइप थे ये सब थे बेटा ऑफर के टाइप। चलिए बेटा आगे बढ़ा जाए, बढ़िए। एक क्वेश्चन है, गुड गर्ल सोप एडवर्टाइज दैट it would give a reward of ₹1000 who developed a skin disease after using good girl soap of the company for a certain period according to the printed directions. Miss Rakhi purchased the soap and developed the skin disease in spite of using this soap according to printed direction. तो उसने कहा कि भैया क्लेम चाहिए। कंपनी रिफ्यूज्ड to give the reward on the ground that offer was not made to her and that in any case she had not communicated her acceptance. Decide whether Miss Rakhi can claim the reward. सेम केस है बेटा ना, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक वाला। आंसर देखिए कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे मार्जिन में क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं आप मार्जिन में,
फिर आप मिडिल ऑफ द पेज में लिखते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले लिखते हैं आप प्रोविजंस। प्रोविजन में आप बता दीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, क्वेश्चन जनरल ऑफर का है। According to Indian Contract Act 1872, the given question is based on general offer. Question किस चीज पे based है? General offer पे, which is one of the type of offer. General offer is an offer which is made to public at large. जनरल ऑफर किसको किया जाएगा? पब्लिक एट लार्ज, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरा, एक्सेप्ट कौन कर सकता है? एनीवन कैन एक्सेप्ट। और क्या अगर जनरल ऑफर आपने एक्सेप्ट किया है तो क्या ये बात आपको कम्युनिकेट करनी होती है ऑफरर को? क्या बोल रहा है? नो, देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल ऑफर। जनरल ऑफर अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो इसको आपको कम्युनिकेट कराने की जरूरत नहीं है। जनरल ऑफर के एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। गिवन केस, गिवन केस में क्या है? गुड गर्ल शॉप कंपनी ने एडवर्टाइज किया है कि जो कोई भी उनके शॉप को यूज करेगा और अगर उसको स्किन डिजीज हुआ तो कंपनी 1000 रुपए का रिवॉर्ड देगी। मिस राखी ने सोप को वैसे ही यूज किया जैसा डायरेक्शन दिया गया था और उनको स्किन डिजीज हो गया, तो इसलिए वो चाहती हैं कि उनको 1000 का रिवॉर्ड मिले। ऐसा ही सिमिलर केस लॉ था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। एनालिसिस कंक्लूजन में बताइए कि हाँ, मिस राखी कैन क्लेम द रिवॉर्ड सिंस एडवर्टाइजमेंट हियर इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल ऑफर। यही बता देना है आपको। पहले जनरल ऑफर क्या होता है ये बताइए, उसके बाद गिवन केस बताइए। अगर कोई केस लॉ आपको याद हो जो सिमिलर हुआ है वो बताइए, और एनालिसिस कंक्लूजन में आस्क क्वेश्चन का जो आंसर पूछा गया है वो बताइए। इस तरीके से आप आंसर की फॉर्मेटिंग करते हैं, इस तरीके से आप आंसर लिखते हैं। क्लास में हम लोग आंसर की भी प्रैक्टिस करते हैं। आप यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए और इसी तरीके से लिख लीजिए। मैंने आपको बोला है कि अगर ये हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको ये रिटन नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने क्लास में बच्चों को लिखवाया है वही नोट्स है। ये सेम नोट्स हम ऑनलाइन के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। आपको हम ये नोट्स दे देंगे।
ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन बीच बीच में हम लोग लिखवाए हैं, राइटिंग प्रैक्टिस किए हैं, आपका भी ये काम है, आपको भी ये क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस हर दिन करते रहना है। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा तो एक बार बर्डन नहीं आएगा। हर दिन आपने कुछ कुछ लिखा है, प्रैक्टिस किया है, तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ में होगा सब्जेक्ट के साथ। अकाउंट्स की क्लास इस चैनल पे होती है? हाँ होती है बेटा, अकाउंट्स की भी क्लास होती है इस चैनल पे। अकाउंट्स की क्लास लेते हैं संदीप सर। चलिए, लिख लिया आपने, देख लिया आंसर कैसे लिखते हैं, आगे बढ़िए। लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ऑफर के वैलिड होने के भाई क्या क्या लीगल रूप से एसेंशियल क्या है? पहला, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। An offer can be made either by use of words or by conduct of the party. शब्दों के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं, एक्शन से हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड। दूसरा रूल, ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। अगर पब्लिक एट लार्ज को करेंगे तो जनरल, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को करेंगे तो स्पेसिफिक ऑफर। ऑफर स्पेसिफिक या जनरल हो सकता है। इट में भी ऑफर करते समय कंडीशन लगा सकते हैं, एक्सेप्टेंस देते समय कंडीशन नहीं लगा सकते। हम ऑफर करते समय कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई मैं अपनी कार इतने में ही बेचूंगा, और कार तभी बेचूंगा जब अपनी बाइक बेचोगे। कार 1 महीने के अंदर ही बेचूंगा, तो हम कंडीशन लगा सकते हैं। ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर करते समय हम कंडीशन लगा सकते हैं। आप एक्सेप्टेंस देते समय कंडीशन लगा के मुझसे बातें मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगा देंगे तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो जाएगा बेटा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या था? कंडीशनल एक्सेप्टेंस, और मेरा ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस कंडीशन लगा के दिया तो ये काउंटर ऑफर हो जाएगा। काउंटर ऑफर का मतलब मेरा ओरिजिनल ऑफर खत्म, उसकी जगह आपने एक नया ऑफर पुट कर दिया। तो ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। It must be, offer must be capable of creating legal relationship. ऑफर हमेशा ऐसा कीजिएगा जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सके। मतलब ऑफर डोमेस्टिक या सोशल नेचर का नहीं करना। ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ creating legal rights and legal obligation between the parties. ऑफर कभी भी डोमेस्टिक और सोशल नेचर का नहीं करना। ऑफर हमेशा ऐसा करना जहां पार्टी का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना हो। तो ऑफर एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकता है, ऑफर जनरल स्पेसिफिक हो सकता है, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। आगे बढ़िए। It must be made, ऑफर क्यों करते हैं बेटा? With a view to obtain the assent of other. ऑफर क्यों करते हैं? सामने वाले की मर्जी, उसकी सहमति, उसका कंसेंट लेने के लिए। ऑफर मस्ट बी मेड विथ a view to obtaining the assent of the other party. ऑफर हमेशा क्यों करते हैं? अदर पार्टी का एसेंट लेने के लिए, कंसेंट, सहमति, मर्जी। Offer is not merely made with a view to disclosing the intention of making an offer, but with a view to obtaining the consent of offering. ऑफर क्यों करते हैं बेटा? ऑफरिंग का कंसेंट लेने के लिए। इट मस्ट बी सर्टेन, ऑफर हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। आपके पास 4 कार है और आप बोल रहे हो कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। भैया कौन सा कार? बताओगे ना कि मैं अपना नेक्सॉन एक्सजेड प्लस, मैं अपना एस क्रॉस, मैं अपनी ऑडी, मैं अपना स्कॉर्पियो बेचना चाहता हूं, बताओगे ना?
तो ऑफर सर्टेन होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। वेग बात मत बोलिएगा, वेग और एम्बिग्यूअस बात बोलिएगा तो वैलिड नहीं होगा। इफ द टर्म्स ऑफ ऑफर आर वेग, एम्बिग्यूअस है, क्लियर नहीं है, इनडेफिनिट है, तो ऐसा एक्सेप्टेंस कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करेगा। ऑफर सर्टेन होना जरूरी है, स्पेसिफिक होना जरूरी है। नेक्स्ट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ऑफर को ऑफरी तक कम्युनिकेट होना जरूरी है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ऑफर को ऑफरी तक कम्युनिकेट होना जरूरी है। बात सही है। अगर ऑफर ऑफरी तक पहुंचेगा ही नहीं बेटा तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? आगे बढ़ो। ऑफर सर्टेन होगा, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, ऑफर ऑफरी तक कम्युनिकेट होना जरूरी है। एन ऑफर टू बी कंप्लीट must be communicated to the person to whom it is made. Unless an offer is communicated, it cannot be accepted. Unless an offer is communicated, cannot be accepted. और अगर आपने कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, आपको ऑफर के बारे में नहीं पता और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको लॉ में कोई लीगल राइट मिलेगा नहीं। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस याद है आपको? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। गौरी दत्त का नेफ्यू वाज मिसिंग, गौरी दत्त का नेफ्यू खो गया। उन्होंने अपने अकाउंटेंट मुनीम साहब को बुलाया, मुनीम साहब थे लालमन शुक्ला, बोला भैया जाओ बच्चे को ढूंढ के लेके आओ। जब लालमन शुक्ला चले गए तो गौरी दत्त ने एक ऑफर किया कि जो कोई भी बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लालमन शुक्ला को ऑफर की जानकारी नहीं है, वो बच्चे को ढूंढ के लेके आ गए। आने के बाद पता चला कि उनके जाने के बाद एक ऑफर हुआ था। वो बोल रहे कि भैया मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मैं बच्चा ढूंढ के लाया। तो गौरी दत्त ने बोला कि क्या तुमको ऑफर की जानकारी थी? उन्होंने कहा नहीं, ऑफर की तो जानकारी नहीं थी पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बोल रहे भैया जब ऑफर के बारे में पता ही नहीं, ऑफर की जानकारी है ही नहीं, ऑफर आप तक पहुंचा ही नहीं, तो आप एक्सेप्टेंस कैसे कर सकते हैं? और इसलिए आपको लॉ में कोई लीगल राइट नहीं है, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो लालमन शुक्ला ने केस कर दिया गौरी दत्त पे, कोर्ट में गया मामला।
कोर्ट ने भी सेम बात कहा कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, unless an offer is communicated it cannot be accepted, and if you accept any offer without its knowledge it does not confer any legal right on you. तो कोर्ट का भी डिसीजन सेम रहा, लालमन शुक्ला को रिवॉर्ड नहीं मिला। नेक्स्ट है ऑफर should not contain the term the non-compliance of which amount to acceptance. ऑफर करते समय ऐसा कोई टर्म नहीं रखना जिसको ऑफरी पूरा नहीं कर पाए तो आप एक्सेप्टेंस मान लीजिए, ऐसा कोई टर्म मत रखिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, लेकिन एक सप्ताह के अंदर आपकी तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, तो मैं मान लूंगा कि कार आप खरीदना चाहते हैं। ये तो बेकार बात है। ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्ट। ऑफर में आपको कोई ऐसा टर्म नहीं रखना जिसको ऑफर पूरा ना करे तो आप एक्सेप्टेंस मान लीजिए, नहीं। One cannot say that if acceptance is not communicated by certain time, offer would be considered as accepted. हम ये नहीं बोल सकते कि एक सप्ताह के अंदर रिप्लाई नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया, ये नहीं बोल सकते। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर से अलग होता है। ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर से अलग होता है। ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर से अलग होता है। ऑफर और इन्विटेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑफर का मतलब होता है अपनी विलिंगनेस जाहिर करना सामने वाले का कंसेंट लेने के लिए, जबकि इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर से पहले किया जाता है। जैसे आप प्रोस्पेक्टस, कंपनियां प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। प्रोस्पेक्टस इशू मतलब लोगों को जानकारी दे रही हैं, बुला रही हैं कि आओ ऑफर करो, आओ ऑफर करो। और जब आप ऑफर करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो आपने ऑफर किया, और कंपनी जब एक्सेप्टेंस करती है तो आपको अलॉटमेंट करती है शेयर्स। वैसे ही ये गुड्स आप जो दुकानें देखते हैं, होर्डिंग लगी हुई, ये सब डिस्प्ले है, ये क्या है? ये इनविटेशन टू ऑफर है, आओ आओ सामान खरीदो। आप जब दुकान में जाके और आप बोल रहे हैं कि भैया मुझे ये सामान पैक कर दो, शॉपकीपर ने मना कर दिया कि नहीं वो ये नहीं बेचना, आप शॉपकीपर का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स का डिस्प्ले में लगा होना इनविटेशन, आपका किसी गुड्स को चुनना ऑफर, उनका मना कर देना रिजेक्शन ऑफ ऑफर। ठीक है, ऑफर और इनविटेशन दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों में डिफरेंस है। ऑफर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ए, ऑफर क्या है? इट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर इफ द ऑफरी एक्सेप्टेड। फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है जहां पर अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ऑफरी को ऑफरी जैसे ही एक्सेप्ट करेगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विदाउट एक्सप्रेस फाइनल विलिंगनेस नहीं होता, यहाँ नेगोशिएशन होगा। इनविटेशन से पहले, इनविटेशन के बाद होता है, पहले होता है इनविटेशन टू ऑफर, बुलाते हैं, फिर होता है ऑफर, और यहाँ इनविटेशन हमेशा पहले होगा ऑफर से। ऑफर कंप्लीट हो गया, अब बातें बची हुई है एक्सेप्टेंस क्या होता है और एक्सेप्टेंस के रूल। उसके बाद हम ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कराएंगे और ऑफर को रिवोक कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में हमारा यूनिट 1 का रिवीजन कंप्लीटेड। तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी 10 बजे।
जहां हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे। मंडे को हम पढ़ेंगे यूनिट 2 कंसिडरेशन। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, और हम आपको जो है ये नोट्स हैंड रिटन प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको रिवीजन में कुछ भी लिखना नहीं होगा। नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसको वहीं से याद कीजिए, और याद करने के बाद एक बार लिख लीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस भी होता जाएगा, आंसर्स की भी हम लोगों ने, क्वेश्चन आंसर की भी हम प्रैक्टिस करते हैं क्लास में। आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए 7291010466। फिर कल आपसे मुलाकात होगी जहां हम लोग यूनिट 1 को कल कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, तब तक लगे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।